वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम लोग जिस आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं ये 3B फिल्म्स का आईपीओ रहने वाला है। ये एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है। 30 मई को स्टार्ट हो जाएगा एंड 3 जून को जाके एंड हो जाएगा। इसका अलॉटमेंट 4 जून को पता लगेगा। 5 जून को रिफंड्स आ जाएंगे एंड 5 जून को ही शेयर्स भी डीमैट में क्रेडिट हो जाएंगे। ये लिस्ट हो जाएगा 6 जून को। उसके साथ ही ये एक 33.75 करोड़ रुपीस का इशू साइज रहेगा, जिसमें 17.76 करोड़ एक फ्रेश इशू है, 15.99 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, जिसमें इसकी जो फेस वैल्यू है ये 10 रुपए पर शेयर रहेगी। उसके साथ ही एक फिक्स प्राइस बैंड वाला आईपीओ है जो कि 50 रुपए पर शेयर पे फिक्स हुआ है, जिसके लिए आपको मिनिमम 1 लॉट की एप्लीकेशन लगानी होगी रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए, जो 1000 शेयर का रहेगा, जिसका अमाउंट 1.5 लाख रुपए रहेगा। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के लिए 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे एंड बिग एचएनआई के लिए 7 लॉट्स की एप्लीकेशन लगेगी। करेंटली इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ही कम चल रहा है, 6% पे इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बता रहा है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट 9000 रुपीज है उसके हिसाब से। उसके साथ ही इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों चाहिए इस कंपनी को ये पैसे? बेसिकली इस कंपनी को 4.43 करोड़ रुपीस चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, 7.15 करोड़ रुपीस चाहिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए बचे हुए 4.43 करोड़ रुपीस चाहिए एंड फ्रेश ऑफर रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए 1.74 करोड़ रुपीस चाहिए। अब ये हो गई इस आईपीओ के बारे में कुछ डिटेल्स। उसके साथ ही अब बात कर लेते हैं ये कंपनी बेसिकली करती क्या है क्या ये कंपनी? जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम भी है। ये बेसिकली गाइस पॉलिथीन फिल्म्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। 3B फिल्म्स लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई थी 2014 में। ये मैन्युफैक्चर करते हैं कास्ट पॉलीप्रोपिलीन CPP एंड इनकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज गुजरात में है एंड इनके पास एडवांस मशीन्स है इंपोर्टेड फ्रॉम इटली एंड जर्मनी। ये फिल्म्स यूज करी जाती है फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री में, FMCG में, क्लोथिंग में, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री में एंड ये फाउंड करी गई अशोक भाई बाबरिया एंड हिज ब्रदर्स। अभी कंपनी गाइस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी यूज करती है एंड एक्सपोर्ट्स भी करती है। उसके साथ ही 2023-24 में इस कंपनी ने एडिसिव लैमिनेटेड फिल्म्स का काम भी शुरू करा था, जिसका 22.59 करोड़ का रेवेन्यू आया है इनके पहले ही साल से, जिसमें ये बेसिकली गाइस इस चीज की ट्रेडिंग करते थे एंड इनका प्लान है इसी चीज की, मतलब इसी फिल्म की एडिसिव वाली की ये लोग अब मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट करना चाहते हैं। उसके साथ ही ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं यूके में, UAE में, श्रीलंका में एंड अदर रीजन। इन्होंने अपनी कैपेसिटी को भी डबल करा है, 9000 मेट्रिक टन पर एनम ये लोग अब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। उसके साथ ही ये लोग प्रिंटिंग एंड लैमिनेशन यूनिट्स को भी अपने अंडर ही लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये ग्लोबल पैकेजिंग नीड्स को फुलफिल कर पाए। तो इस हिसाब से अब आपको समझ आ ही गया होगा कि ये कंपनी बेसिकली करती क्या है। उसके साथ ही अगर इनके कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें ना, तो ये कंपनी ट्रांसपेरेंट CPP फिल्म्स बनाती है, मेटलाइज्ड CPP फिल्म्स बनाती है, व्हाइट ओपेक CPP फिल्म्स बनाती है, रिटॉर्ट CPP फिल्म्स, एंटी फॉग मेटलाइज्ड CPE फिल्म्स, ट्रांसपेरेंट CPE फिल्म्स, इजी पील CPP फिल्म्स, ईवो PE फिल्म। अब ये सारी चीजों की मैं आपको फोटोज अप्लाई कर दूंगा। तो बेसिकली गाइस ये सारे प्रोडक्ट्स आप डे टू डे लाइफ में भी अपने यूज ही करते हैं। कभी कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं तो प्लास्टिक पैकेजिंग में आता है, कभी किसी खाने की चीज को आप ऑर्डर करते हैं एंड कई बार गाइस आपने देखा भी होगा कि बेकरी, नूडल्स, पास्ता, मैक्रोनी, फ्रेश फूड्स, नूडल्स, स्पाइसेस, जो भी इनकी पैकेजिंग होती है ना, ये प्लास्टिक के अंदर होती है। वो प्लास्टिक की कंपनी बनाती है, जो केक्स, बिस्किट, बॉइल्ड शुगर, कन्फेक्शनरी, मतलब जो इसके ऊपर की पैकिंग होती है। आपने रैपर्स देखे होंगे जो थोड़े से अंदर से सिल्वर कलर के निकलते हैं, तो जो मेटलाइज्ड है वो ये चीज है। ऐसी गाइस ये अलग अलग माइक्रोन्स में इसकी क्वालिटी रहती है, मतलब अलग अलग थिकनेस की होती है। जो फ्रेश कट वेजिटेबल्स या फिर आपने फ्रोजन चिकन या फिर मटन भी मंगाया होगा ऑनलाइन, जो मीट होते हैं फ्रोजन जो कि मिलते हैं काफी सारे प्लेटफॉर्म्स में, बिग बास्केट, ज़ेप्टो, हर जगह ही आजकल ये मिलती है। तो जो पैकेजिंग में वो आते हैं ना, प्लास्टिक की पैकेजिंग, जो रैपिंग होती है वो ये कंपनी बनाती है। तो ये काम तो गाइस काफी ज्यादा ही है, क्योंकि आगे चल करके जैसे जैसे लोगों का कंजम्पशन बढ़ेगा, जैसे जैसे इंडिया की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, लोगों को खर्चा करना शुरू करेंगे। ये इंडस्ट्री काफी ग्रोइंग इंडस्ट्री है एंड ऐसी कंपनीज आगे चल करके जो पैकिंग वैकिंग का काम करती है ना, ये काफी ज्यादा ग्रो कर सकती हैं। बाकी अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के, इस पर्टिकुलर कंपनी की। ये तो इंडस्ट्री वाइज बात हो गई, बट इस पर्टिकुलर कंपनी की फाइनेंशियल, तो इसका जो रेवेन्यू है ये साल भर साल ग्रो तो कर रहा है, बट इतने अच्छी पेस नहीं है इसकी ग्रोथ की, मतलब इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं है। 2022 में 68 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू था, 2023 में 72.82 करोड़ पे पहुंचा, 2024 में 76 करोड़ पे पहुंचा है एंड 31 दिसंबर 2024 तक 57 करोड़ पे पहुंचा है। इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं है इसमें। उसके साथ ही जो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये कंपनी 2022 में एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, 34 लाख रुपए का लॉस था। 2023 में 92 लाख रुपीस का प्रॉफिट है। 2024 में भाई 4 करोड़ 29 लाख का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे गई सेम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू में, सिमिलर अमाउंट ऑफ रेवेन्यू में इनका प्रॉफिट काफी ज्यादा आ गया है। उसके साथ ही अगर इसके बोरोइंग्स की बात करें तो भाई वो बहुत ही ज्यादा है, 99 करोड़ रुपए इसकी बोरोइंग है। 2022 में 98 पे पहुंच गई है, 2023 में 106 करोड़ पे पहुंच गई है 2024 में। तो बोरोइंग्स काफी ज्यादा है, जिसमें मेरे को यही लग रहा है गाइस, जो इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, जो इन्होंने
मशीन बाई करी होंगी, ये सब बोरिंग्स उसी चीज़ की हैं। एंड बाकी इस काम के लिए अगर आपने मशीनें डाल दी हैं तो उसको अब काम को चलाने के लिए भी और पैसा इनको लेना पड़ता होगा, उसके लिए भी इन्होंने बोरो करा होगा। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट तभी इनको इसके लिए भी पैसे चाहिए, ऑलमोस्ट 7 करोड़ रुपये। तो मेरे को ये लगता है ये कंपनी का जो काम है ये कैपिटल इंटेंसिव काफ़ी ज़्यादा है, इनको पैसे अपने काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री में फंसाने होते होंगे। उसके साथ ही इस कंपनी का पर्टिकुलर पैसा इसके फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड एसेट्स में भी काफ़ी ज़्यादा फंसा होगा, जो कि इनके मशीनरी एंड ये सारी चीज़ें हैं, जिस वजह से इस कंपनी की बोरोइंग काफ़ी ज़्यादा है। उसके साथ ही अगर इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें ना, इसके डेट टू इक्विटी से हमें ये चीज़ समझ आती है 3.45 का है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद इसका जो ROE है ये 14.91 है, ROC 8.64 है, रिटर्न ऑन नेट वर्थ 13.88 है एंड पैट मार्जिन 5.67 है। तो नंबर्स तो काफ़ी ज़्यादा कम है एंड इस कंपनी ने अपने पीयर कंपैरिजन में भी किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर रखा है। अब ओवरऑल इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी है, बट इस कंपनी के ऊपर दिक्कत ये है कि कंपनी छोटे साइज की है एंड इस पर डेट काफ़ी ज़्यादा है। तो यही यहाँ पे मेरे को दिक्कत नज़र आ रही है। इसका डेट टू इक्विटी ज़्यादा है 3.545। ये एक काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। ये कंपनी को जो पैसे हैं वो मेरे हिसाब से इनके पैसे ये लोन को ही फुलफिल करने में लग जा रहे हैं। ये कंपनी आगे एक्सपैंड कर पा रही है। बाकी IPO का जो ऑब्जेक्टिव है वो काफ़ी अच्छा है, उससे हो सकता है इनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाए एंड मेरे हिसाब से इस वाले IPO में पैसा बन सकता है आपका। उसके साथ ही अगर इसके कैश फ्लोज की बात करें तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पॉजिटिव है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज नेगेटिव है। ये अपने डेट को पे कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भी इंक्रीज हुआ है, तो उसके हिसाब से भाई सही है, मेरे हिसाब से सही कर रही है कंपनी। बट हाँ, डेट काफ़ी ज़्यादा है। अगर ये पूरा ही पैसा उठा करके अपनी बोरोइंग को दे देते तो उससे भी इनका काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता। एंड 31 दिसंबर 2024 तक का जो डेटा है ना, इसमें इनकी टोटल बोरोइंग 0 दिखा रहा है। अब ये सही है या गलत है इसके बारे में नहीं पता है मेरे को, बट अगर इन्होंने अपनी सारी बोरोइंग को पे ऑफ कर दिया है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि ऐसा होगा। यहाँ पर डेटा इनकम्प्लीट है जैसा मेरे को लग रहा है। बाकी 4.2 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट है 2024 31 दिसंबर तक एंड रेवेन्यू भी 57 करोड़ तक ही पहुँचा है। एसेट बेस भी इनका रेगुलर बेसिस में ग्रो कर रहा है, जिसमें ऑब्वियसली इनका फिक्स्ड एसेट काफ़ी ज़्यादा होगा, जो कि इन्होंने मशीन इंपोर्ट कर रखी है इटली एंड जर्मनी से। एंड बाकी इसका जो रेवेन्यू बाइफिकेशन है डिफरेंट फिल्म्स है वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा। उसके साथ ही डोमेस्टिक एक्सपोर्ट वाली सेल्स से इनका क्या रेवेन्यू स्प्लिट है वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा। तो ओवरऑल मेरे को लगता है ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। मतलब जिस इंडस्ट्री में ये काफ़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, आगे चल करके ऐसी इंडस्ट्री में जब लोगों का कंजम्पशन बढ़ेगा तो काफ़ी ज़्यादा पैसा बन सकता है। बट यहाँ पे डेट काफ़ी ज़्यादा है, इनकी ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनकी डेट की वजह से काफ़ी दिक्कत में आ सकती है। एंड अब आपको इसमें IPO में अप्लाई करना है नहीं है करना है वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। बाकी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि लास्ट डे जब QIBs का भी नंबर प्रॉपर आ जाए ना, उस दिन आपको ये चीज़ को देखना पड़ता है। अब QIBs का नंबर लास्ट डे क्यों देखना पड़ता है? वो इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि जो QIB होते हैं ना वो काफ़ी चालाक लोग होते हैं। ये लोग IPO तो 2-3 दिन का होता है ना, ये फर्स्ट डे में अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि ये लोग कहीं और से पैसा बोरो करके ही अप्लाई करते हैं, जिस वजह से स्टार्टिंग में ही एंड फिर अप्लाई करा जाए तो उनको उन दिनों का भी इंटरेस्ट कॉस्ट देना पड़ेगा, जो कि इनको एक्सपेंस पड़ता होगा। तो उनकी भी बात भी सही है, स्टार्टिंग के दिन में अप्लाई करके कौन सा इनको सब्सक्रिप्शन मिल ही जाएगा। तो लास्ट डे में ये लोग अप्लाई करते हैं, लास्ट डे जो इनके फिगर्स हैं, जो सब्सक्रिप्शन डाटा है वो अपडेट भी हो जाता है। तो लास्ट डेट तक भी आप अपना डिसीजन भी बना ही सकते हैं। तो लास्ट डे में अप्लाई करना भी सही है। एंड ऐसा नहीं होता है कि आप पहले दिन अप्लाई करेंगे तो सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा एंड लास्ट डे करेंगे तो सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा। तो ये पूरा गाइस या तो लॉटरी बेसिस में होता है या फिर ओवर सब्सक्राइब नहीं होता है, तो प्रोपोर्शनेट बेसिस में अलॉटमेंट आ जाती है। एंड अगर बात भी कर लेना इस IPO के लीड मैनेजर के बारे में, तो निर्भय कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। एंड इस लीड मैनेजर का कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है, क्योंकि इसका आज तक सिर्फ एक ही और IPO आया है एंड वो IPO भी नेगेटिव में लिस्ट हुआ है। एंड करेंटली मार्केट में कैसी परफॉर्मेंस है उसकी, वो भी गई अभी नेगेटिव में ही है। तो इस हिसाब से तो रिस्क काफी सारे हैं एंड पॉजिटिव्स भी काफी सारे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन बनाने का काम आप ही का है। एंड ये वीडियो आपको अप्लाई करना है नहीं करना है, मैं उससे बताऊं इसके लिए नहीं है, बट ये डिसीजन आप खुद ले पाए उसके लिए। एंड इसके लिए तो मैं आपको यही बोलूंगा कि QIBs का नंबर लास्ट डे जो कि 3 जून है, आपको उसी में देखना चाहिए। उसके साथ ही उस टाइम में क्या ग्रे मार्केट परफॉर्मेंस है, मतलब क्या इसका प्रीमियम चल रहा है, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन लेकर के ही अप्लाई करने के बारे में सोचना चाहिए। एंड अगर ये दोनों चीजें ही बेकार हो तो अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो जो भी है गाइस, यही था इस वाले IPO के बारे में। ये वीडियो कहीं भी पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस।